हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। वो दोनों जितने दिन इस्लामाबाद में रहे सदमे से न ढाल रहे। साहब ने तो ऐना को उनके पास भी नहीं जाने दिया, बल्कि मेरे हवाले कर दिया। मासूम बच्ची अपनी माँ का कत्ल अपनी आंखों के सामने देखकर बीमार पड़ गई थी। उसका बुखार ही नहीं उतरता था। उन्होंने मामा को मारा, उनका ब्लड निकल रहा था वहाँ जाने। अरे नहीं, वो ड्रीम थी नूरे जान, कोई बुरी ड्रीम। मामा जान बिल्कुल ठीक है, मामा जान को कुछ नहीं हुआ। वही चीज है ना, बचपन से यही ये ड्रीम है, वही बिठा दिया दिमाग में। कलमा पढ़ के दुआ मांग के सोगी ना तो बुरे ख्वाब नहीं आए, ठीक है? उसे तो पता ही नहीं था उसकी मां मर गई। उसे तो बस ये इतना पता था कि उसकी मामा को किसी ने गोली मारी है, का खून निकला है। और वो कहती थी मेरी मामा को मास्टर ने मारा है। मुझे साहब ने सख्ती से ताकीद की हुई थी कि ऐना को उसके नाना नानी से ना मिलने दूं, क्योंकि वो बार बार यही बोलती थी कि मामा को बुलाएं, उनका ब्लड निकला है, वो गिर गई है, उन्हें मास्टर ने मारा है। मैंने साहब के हुक्म की तामील की थी। मैं ना ऐना को उनके नाना नानी के पास जाने देती थी और ना ही उसे अकेला छोड़ती थी। वो दोनों तो खुद अपनी जवान बेटी की मौत से निढाल हो गए थे। उन्हें तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि ऐना को जानबूझकर उनसे दूर रखा जा रहा। फिर कॉल करेगा यार। ये देख के मेरे को ट्रेसिंग याद आ जाती है। देख कितना तामझाम लगता है, देख रहा है कि ट्रेस ना हो। हेलो हेलो सोसर जी। देखो अमान बेटा, तुम बिल्कुल गलत समझ लो। मेरा तुम्हारे वालिदैन की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन कर। बिल्कुल उसी तरह ना जैसे नूरुल की मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हो देखो अम्मा, नूरे जान को कुछ नहीं होना चाहिए। खबरदार उसको कोई तकलीफ पहुंची, मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। एक बार ये डिसाइड कर लें कि आपको मेरी खुशामद करनी है, दोस्ती और सुलह की बात करनी है, मुझे धमकियां देनी है। लगता है कि बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए, होना भी चाहिए। वो मेरे पास है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तेरा खून भी चाहूंगा। पहले अपनी बेटी को मुझे ढूंढ तो ले मीर साहब, यकीन करें बहुत करीब हूं आपसे। वो इंटरव्यू दे रहा है। देखते पहले आप मुझ तक पहुंचेंगे या पहले मैं नूरलैन को मारता हूँ। अगर ये नूरुल का फोन वहीं छोड़ देता ना और दरिया भाग ले आता बिना फोन, जैसे आपने मेरे ये ड्रामा बहुत अच्छा होता, एक सेंस बनाता। ये मूड खराब हो गया उस चीज से। तो लोग भी कमेंट करके बोल रहे हैं फ्लो है। उसी तरह गोली मारूंगा और गाड़ी में बिठा के पूरी गाड़ी पूरा उसको तोड़ रहा है। वो 100 फीट नीचे गिरेगी। वैसे एक खौफनाक धमाका होगा, आग भड़की और इसे सिर्फ एक गोली मारूंगा ताकि आग लगने तक वो जिंदा रहे और आग में जले। वैसे सुनो कि जल के मरने में बहुत तकलीफ होती है। नहीं नहीं, तो मुझे दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत होती है जल के मरने में। मैं तुम्हारी बेटी को वैसे ही जलाऊंगा, उसकी लाश वैसे ही राख बनेगी जैसे मेरी माँ बाप की बनी थी। सब कुछ वैसे ही होगा मीर फारूक। और कल के अखबारों में यही छपेगा कि मशहूर अमीर बिजनेस टाइकून मीर फारूक की बेटी एक्सीडेंट के नतीजे में उसकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, लाश जल के खाक
और अपनी इकलौती बेटी की मौत के सदमे में मीर फारूक की होश और आवाज छीन गए। वो पागल हो गया। नहीं अमान, अगर मेरी बेटी का एक बार भी मौका हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं ये सब कुछ आपके वालिदैन को बता दूं, मगर आपको मीर फारूक से डर लगता था, आपको मरने से डर लगता था, है ना बुआ जी? नहीं, मरने से ना मैं पहले डरती थी और ना मेरी वफादारी और मेरी नमक हलाली ने मुझे ज़बान नहीं खोलने दी। जिसका नमक परसों मैंने और मेरे खानदान ने खाया था, इसको बोलते हैं हम उससे गद्दारी और धोखा कैसे कर सकते? करंट टाइम की कर्ण। और पुलिस ने कोई इस वाक़या को दुर्योधन के नोटिस साथ नहीं लिया, था। या वो भी मीर फारूक से डर गए? हाँ, उसका ये वफादार फराना बन गया क्योंकि एहसान। छोटा सा पहाड़ी इलाका था। हम महाभारत की बात कर रहे हैं। ऐसे वाकयात को अपने रुपए, पैसे और असर रसूख से दबा लेना शहर की निस्बत बहुत आसान था, और साहब के पास रुपया भी था, ताकत भी और असर रसूख भी। उन्होंने पुलिस को ऊपर तक रुपया पैसा खिला के वही तो एक बुआ जी इस क्या वाकये कर को लेती उस बड़ी टाइम। आसानी से दबा उनकी लिया बात था भी सही है। और किसी को कारोबार न पता चले दिया। बस ये वाकया तो कत्ल के उसी रात हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। रह गए हम चंद नौकर, तो हम में से तो किसी ने ज़बान नहीं खोली थी। इस हादसे की उसी रात हम लोग दरियाबाग से इस्लामाबाद वापस आ गए थे, लेकिन साहब एक दो बार गए थे हवेली अली बख्श को लेकर, शायद हवेली को बंद करने, लेकिन मैं और ऐना बेगम साहिबा के मरने के बाद कभी भी वहां नहीं गए। ऐना तो ये भी नहीं चाहती कि उनका वहां कोई घर है या कोई हवेली, और साहब ने कभी भी ऐना को कुछ नहीं बताया। आखिरी बार हम बेगम साहिबा के कत्ल वाले दिन हम वहां से वापस आए तो वहां से कुछ भी अपने साथ नहीं लाए थे, ना अपना सामान, ना ऐना का, और ना ही बेगम साहिबा का। मेरा तो दिलो दिमाग साथ ही नहीं दे रहा था। पता नहीं क्या सोच के मैंने वो खत जो बेगम साहिबा ने मुझे आप लोगों के अमेरिका पोस्ट करने के लिए दिया था, वो मैं उनकी दराज में से अपने साथ ले आई। उस खत का पता ना ही साहब को था और ना ही अली बख्श को। मुझे बेगम साहिबा ने वो खत डाक में डलवाने को कहा था। मुझे वो उनकी अमानत लगता था। जब तक आपके अम्मी अब्बा वहां रहे, कई बार दिल किया कि वो खत ले जाके मैं उनको दे दूं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।